हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो जो टॉपिक है वो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी कितने मार्क्स में पूछा जाता है? तो 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। वो हमारा टॉपिक कौन सा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछता है और हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार वो टॉपिक आता है। तो वह हमारा टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अब हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। इसका डिफिनेशन भी हम समझेंगे, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। इसका जो डिफिनेशन है मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। यदि आप फिगर के माध्यम से समझे रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और परिभाषा कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे रटवा कर मैं आपको बस ऐसे बता दूं कि इसमें 2 या 2 से ऐसे मैं इसका परिभाषा आपको रटवा कर बता दूं तो आपको तो 1-2 दिन तक याद रहेगा, लेकिन क्या होगा, चौथे दिन 5वें दिन के बाद आप उस परिभाषा को भूल जाएंगे। तो मैं आप सभी को फिगर के माध्यम से इसका परिभाषा भी याद कराऊंगा। और एक खास बात, आपको अभी एक वीडियो को थोड़ा सा मतलब हम श्रेणी क्रम संयोजन थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मैं आप सभी को एक खास बात बताऊंगा, बहुत ही आप सभी के लिए जरूरी होगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, ये हमको कुछ भी हमको मालूम नहीं है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें क्या होता है, एक मान लेते हैं कोई परिपथ है। परिपथ का मतलब कैसे होता है, जिसमें कोई जिसमें प्रतिरोध हो, एक बैटरी हो, एक कुंजी हो, उसमें हम क्या करते हैं, वो प्रतिरोध है। मतलब इस प्रकार से हमको प्रतिरोध होता है। जैसे यहाँ पर मैं प्रतिरोध बना देता हूं। ये मान लेते हैं कि यह हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है। तो इसमें प्रतिरोध में जब हमारे पास धारा का मान, अभी मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूं, तो जब ये हमारे पास मान लेते हैं कि प्रतिरोध है और इसमें क्या है, इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा का मान जो यहाँ पर है, ये प्रतिरोध है, तो यहाँ पर भी धारा का मान आई होना चाहिए और यहाँ पर भी धारा का मान आई होना चाहिए। मतलब धारा का मान नियत होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए हर जगह। यहाँ पर धारा का मान लेते हैं 20 है, तो यहाँ पर धारा का मान भी 20 होना चाहिए। मतलब धारा का मान नियत होना चाहिए। और जब हमारे पास धारा का मान नियत रहेगा तो उस संयोजन को हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ चुका होगा। तो आइए मैं आप सभी को फिर से नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको बताता हूं कैसे आप समझेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारे पास कोई मान लेते हैं कोई परिपथ है। क्या है, एक हमारे पास परिपथ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम धारा प्रवाह कर रहे हैं। क्या हम इसमें धारा प्रवाह कर रहे हैं, जो हमारे पास बैटरी है तो बैटरी हमारे पास जब चार्ज होगा तो हम इन दोनों सिरों को जोड़ेंगे तो इसमें से तो धारा इसमें जाएगा ही। तो जब इसमें धारा जाएगा तो यहाँ पर भी प्रतिरोध है, तो यहाँ पर भी धारा जाएगा, यहाँ पर भी धारा जाएगा। तो जब धारा जाएगा तो हर जगह धारा का मान यदि समान हो जाए, यदि नियत हो जाए, तो उस संयोजन को हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन थोड़ा सा आपको एथी हो गया होगा, मतलब आइडिया आ चुका होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन आप वही बोलेंगे कि जिसमें यदि आपको कोई भी ऐसे पूछे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि परिपथ में धारा का मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जो कोई भी परिपथ हो उसमें धारा का मान यदि नियत होता है तो उस संयोजन को हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से खूब अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे डिफिनेशन को लिखना है वह सब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको तो मैं पहले मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक परिपथ बना रहा हूँ। क्या एक बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ पर परिपथ बना रहा हूँ।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक परिपथ बना दिया। सॉरी, इसमें बैटरी हमने नहीं लगाया, यहाँ पर मैं बैटरी लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यह हमने एक परिपथ बना दिया। इस परिपथ में ये जो हमारे पास ये क्या है, प्रतिरोध है, ये हमारे पास प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध को हमारे पास 3 इसमें प्रतिरोध है, तो इसका हम नाम दे दे रहे हैं, ये R1 प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का नाम हम दे दे रहे हैं R2 प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध का नाम है R3 प्रतिरोध है। तो ये हमारे पास 3 प्रतिरोध हो गए, R1, R2, R3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया है, यहाँ पर हमारे पास कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या होता है, बटन होता है। तो जब हम इसमें धारा प्रवाह करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम जब धारा प्रवाह करेंगे तो हमारे पास जब धारा इसमें जाएगा, इस परिपथ में हमारे पास जब धारा प्रवाह करेंगे इसमें जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास धारा होगा वह हमारे पास धारा हर जगह आई होगा, मतलब हर जगह समान होगा। मतलब समान का मतलब क्या है, यहाँ पर यदि हमको धारा 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब धारा एकदम समान होना चाहिए। तो धारा इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें आई धारा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आई धारा होगा, यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए, इसमें क्या होता है, विभव जो होता है, क्या होता है, विभव का मान समान नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो विभव होगा, ये विभव मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर विभव V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, और यहाँ पर V3 होगा। क्या होगा, इसमें विभव का मान जो होता है वह नियत नहीं होता है। मतलब विभव का मान यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, होगा, यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और, मतलब तीनों विभव का मान समान नहीं होता है। तो इसमें विभव का मान हमारे पास ऐसे, मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया V1 है, V2 है, V3 है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, इसका परिभाषा आप कैसे बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ऐसे ये लाइन ऐसे खींचा गया है, ये हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है। तो वही हमसे इसका डिफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, तो इसका डिफिनेशन हम यही बोलेंगे कि ये 2 हमारे पास प्रतिरोध है, तो हम यही कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध मतलब तीसरा प्रतिरोध आ सकता है, चौथा प्रतिरोध आ सकता है। तो वही हमसे कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान, जो हमारे पास धारा है, धारा हमारे पास क्या है, आई है, तो धारा का मान यदि समान होता है तो ऐसे संयोजन को हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे, कहेंगे कि ऐसा 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान रहता है, उसे हम उस संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। तो मैं आइए आपको एक फिगर के माध्यम, मतलब ये जो हमने डिफिनेशन लिखा है वो सेम बात अभी मैंने जो समझाया यहाँ पर वही बात हमने यहाँ पर लिखा है, तो एक बार पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का, विद्युत धारा का मान, इसमें जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मान नियत होता है, उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए सेम बात मैंने अभी जो मैंने आपको बताया था वही बात यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है। तो देखिए इसमें का परिभाषा कैसे बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसका परिभाषा भी याद हो गया होगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गणना करने पर। अब हम इसकी गणना करेंगे, तो गणना करेंगे तो इस पूरे हमारे पास ये पूरा क्या है, एक परिपथ है। तो इस पूरे परिपथ में हमारे पास यदि हम कहें कि विभव का मान कितना होगा, ये जो हमारे पास विभव है इसका मान कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इस पूरे परिपथ में विभव का मान, यहाँ पर लिख दे रहे हैं परिपथ में कुल विभव, परिपथ में कुल विभव कितना होगा, यहाँ पर जो V है ये क्या है, विभव है, तो V1 है, V2 है, V3 है। तो यदि मैं कहूँ कि इस पूरे परिपथ में कुल विभव कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इस पूरे परिपथ में कुल विभव हमारे पास V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2
V2 प्लस V3 क्यों होगा? क्योंकि यदि हम कुल विभव मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है। क्या है? 3 है। तो मैं कहूँ कि ये हमारे पास ये क्या है? विभव है। ये दोनों हमारे पास क्या है? विभव है। क्या है? विभव है। तो मैं कहूँ कि ये विभव जो हमारे पास है इसका पूरा कुल विभव कितना होगा? तो आप कहेंगे कि विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास पहला क्या है? 5 है, तो 5 हो गया, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है? 2 है, तीसरा हमारे पास क्या है? 3 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 2 7 3 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास पूरे कुल विभव का मान कितना आ जाएगा? 10। तो उसी प्रकार हमारे पास विभव को तो V से प्रदर्शित करते हैं, इन तीनों विभव को हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि ये हमने कैसे क्यों हमने जोड़ा ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे? इसकी एक मैंने आपको सूत्र बताया था ओम का नियम में। क्या मैंने एक ओम के नियम में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि ओम का नियम में एक सूत्र होता है V बराबर IR होता है। क्या बताया था मैंने? V बराबर IR। तो वहाँ पर देख लीजिए, ओम के नियम में मैंने सूत्र बताया था V बराबर IR। मैंने एक सूत्र बताया था। ये सूत्र आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सूत्र से मैं आप सभी को इसका जो थे श्रेणी क्रम संयोजन है इसकी हम गणना कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका सूत्र बताया था। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ये V1 है। यदि हम यहाँ पर V है तो V के जगह पर यदि हम V1 मान ले लें, V1 के जगह पर यदि हम V1 ले लें, क्या ले लें? V1 हम ले लें, तो यहाँ पर I का मान तो हमारे पास नियत है, समान है, तो I तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। लेकिन R का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हमने V1 लिया तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा? R1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर R1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यदि उसी प्रकार यदि हम V2 ले लें, क्या ले लें? V2 हम यदि ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास I है तो I तो एज इट इज रहेगा, लेकिन V2 हमने लिया तो R का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमारे पास यदि हम V3 ले लें, क्या ले लें? V3 ले लें, तो I का तो मान समान है तो I तो एज इट इज रहेगा, लेकिन R का मान बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V3 है तो V3 ले लिया तो I का मान तो नियत है, समान है, तो I तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो R हमारे पास प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब हम पूरे तीनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण, क्या लिख रहे हैं? समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1 व 2 3 से। तो समीकरण 1 व 2 से 3 से हम करेंगे तो यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये हमारे पास 1 है, और इसको हम मान लेते हैं, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है क्या है? ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर एक बात हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या है? समीकरण हमारे पास 1 हमारे पास क्या है? तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? समीकरण नंबर हमारे पास 1 है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास तो V एज इट इज रहेगा। V1 का मान हमारे पास क्या है? तो V1 का मान हमारे पास है I बराबर IR1 है। उसके बाद प्लस V2 का मान हमारे पास क्या है? IR2 है, प्लस V3 का मान हमारे पास क्या है? हमारे पास है IR3 है।
IR3 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास तो भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर तीनों में हमारे पास क्या है, R हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आई थी, सॉरी यहाँ पर हमको I कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर I है, तीनों में I है। तो हम यहाँ से I क्या कर रहे हैं, I को हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये I तो निकल जाएगा, तो ये बचेगा R1 प्लस ये I तो निकल गया तो बचेगा R2 प्लस ये जो I निकल गया तो बचेगा R3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये जो हमारे पास है क्या है, हमारे पास ये I जो है इधर गुणा में है, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V बराबर V बटा I हो जाएगा और इक्वल टू के इधर क्या बच रहा है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमारे पास बच रहा है। अब आपको एक सूत्र मालूम होगा कि R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। कैसे, मैंने कि ये जो हमारे पास ओम का नियम है, ओम का नियम में आपको देखिए, ये जो हमारे पास I इधर गुणा में है, इक्वल टू के इधर भेज दे, जैसे हमको इधर है तो ये हमारे पास V बटा I और इक्वल टू R हो जाएगा। कैसे हुआ कि ये जो हमारे पास गुणा में था I इक्वल टू के इधर भेज दिए, तो गुणा में जब जाता है, गुणा से इक्वल टू को उधर जाता है तो भाग में जाता है, तो ये हमारे पास भाग में आ गया। अब ये R बचा था तो R हो गया। तो उसी प्रकार हमारे पास V बटा I है, तो यहाँ पर भी V बटा I है, तो इस V बटा I की जगह पर हम केवल R लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो हमारे पास मान निकला है, ये जो हमारे पास एक सूत्र बना है, यही हमारे पास क्या होता है, ओम का हमारे पास, सॉरी ये जो हमारे पास निकला है यही हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो ये जो हमारे पास निकला है, ये हमारे पास श्रेणी क्रम का सूत्र हो गया। अब मैं आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन का इसका गणना भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये आपको कर सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि श्रेणी क्रम संयोजन भी का परिभाषा भी पूछेगा और इसका गणना पूछेगा। गणना का मतलब इसका निगमन पूछेगा, इसका सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये इस श्रेणी क्रम संयोजन का ये हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, यही हमारा पास सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे परिपथ को हम बनाते हैं। इसमें विभव का मान कुल विभव हमने निकाल लिए, तो कुल विभव V1 V2 V3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ओम का नियम हमको मालूम है, तो ओम का नियम हमको क्या कहता है, वो कहता है कि V समानुपात, V हमारे पास क्या होता है, ओम का नियम में हमको बताता है, यहाँ पे जगह नहीं है, V समानुपात I होता है। यदि हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, IR आता है। तो यही V बराबर IR को हम लेकर हमने V1 ले लिया, तो V1 हमने ले लिया, तो I का मान तो नियत है, तो I का मान तो नियत रहेगा, लेकिन R का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। उसी प्रकार हमने ये तीनों को हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 था, 3 था, 4 था, तो समीकरण 2, 3, 4 को हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो जब हमने 1 में रखा तो ये हमारे पास निकल गया। इसमें से हमको I कॉमन आना था, I हमने कॉमन ले लिया, और जो I है इसको I को हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो V बटा I हो गया। और इधर तो हमारे पास एज इट इज चल रहा था, V बटा I को हमने क्या मान लिया, R हमने मान लिया, क्योंकि V बटा I बराबर क्या होता है, R होता है। तो R हमने मान लिया, R बराबर ये हमारे पास निकल गया। अब ये जो निकला है यही हमारे पास इसका सूत्र होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया हैगा। ये आपको यहाँ से मतलब इसको उतार लीजिए, ये सब मत उतारिएगा, ये जो मिटा दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और आप सभी के लिए, मैं आपको सभी के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हूँ, तो अभी तक ने अपने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक, मतलब व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताकर जाइएगा।